आज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का ये पहला लेक्चर है और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ेंगे तो कंपेयर भी करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन तो वही नॉर्मली होता है कि आरएनए का सिंथेसिस डीएनए पर हो। बस क्या है कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल जो है वो मैमल्स का लेके काम करेंगे। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, इस यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसको तो डिस्कस करना ही पड़ता है। ये आरएनए पॉलीमरेज के 3 प्रकार आपको दिखेंगे। पहला टाइप होगा आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए वो पॉलीमरेज 1 जो है वो प्री आरआरएनए को आरआरएनए के कौन कौन से टाइप 18S 28S 5.8S इन तीनों को ट्रांसक्राइब करेगा। बहुत स्पेसिफिकली इन तीनों को दिमाग में रखना है। दूसरा जो टाइप है इसमें होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एमआरएनए HN मतलब हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए small nuclear organizer RNA, siRNA, and microRNA, इन सब का ट्रांसक्रिप्शन करता है। एक तो सबसे कॉमन, सबसे महत्वपूर्ण है mRNA, उसका भी ट्रांसक्रिप्शन ये करता है। और तीसरा जो टाइप है RNA पॉलीमरेज 3, ये tRNA और 5S rRNA को ट्रांसक्राइब करता है। ये डेटा भी दिमाग में रखना जरूरी है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो तो आरआरएनए को ही ट्रांसक्राइब करता है, लेकिन यूकैरियोट्स में जितने भी आरआरएनए के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं। स्मॉलर सबयूनिट में 18S और लार्जर सबयूनिट में 28S, 5.8S और 5S। तो 5S जो है, इस 5S का ट्रांसक्रिप्शन जो है पॉलीमरेज 1 नहीं करके पॉलीमरेज 3 करता है। और इसके अलावे जितने भी प्रकार के आपको आरएनए की चर्चा की जाएगी वो सभी के सभी आपको पॉलीमरेज 2 के द्वारा किया जाता है, जिसका ये एक सेगमेंट आप देख रहे हैं, mRNA, HNRNA, snRNA, SNORNA, माइक्रोआरएनए। ये टेबल थोड़ा दिमाग में बैठा रहे क्योंकि कई बार सामान्य क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है। आपसे कोई भी सामान्य पूछ देगा, बताओ तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का कौन ट्रांसक्राइब करता है, कौन सा पॉलीमरेज। वहां पर फंसना नहीं चाहिए, वहां आपको क्लैरिटी में ये चीज पता होनी चाहिए विद्यार्थी। अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं डीएनए पर तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। रॉ मटेरियल्स ये जो हम देख रहे हैं वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को देख रहे हैं। ठीक है, पहला तो हम सब जानते हैं कि हमें डीएनए टेम्पलेट चाहिए, तो डीएनए टेम्पलेट। दूसरा हमारा जो डिमांड है वो है RNTPs, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ट्राइफॉस्फेट्स, जिसमें ATP, GTP, CTP एंड UTP चाहिए, हमें चाहिए। इसके अलावा थर्ड रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, हमें कोफैक्टर्स चाहिए। ये आरएनए पॉलीमरेज को तो कोफैक्टर के बिना काम करेगा नहीं, और वो कोफैक्टर बहुत पॉपुलर कोफैक्टर है, मैग्नीशियम आयन और
जिंक आयन। चौथा जो डिमांड है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और इसमें कई सारे रेंज आपको यहाँ देखने को मिलता है, लाइक GTF, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, GTF नॉट PF। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टूल्स बहुत सारे होते हैं। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, सबका फुल फॉर्म हम बताएंगे आपको, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड फैक्टर्स, ये सभी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस काम में मदद करते हैं। इसके अलावा पांचवा RNA पॉलीमरेज, उसके बिना कैसे काम होगा, यही तो बॉस है। RNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं। ये रॉ मटेरियल्स हो अगर मीडियम उपस्थित तो फिर ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है। जैसे यहाँ GTF का फुल फॉर्म क्या हो गया, GTF का मतलब हो गया जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से इसमें आते हैं ये चर्चा हम आगे करेंगे, वैसे फुल फॉर्म आपको पहले बता दें। TF का मतलब प्लेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और फिर आता है ये तीसरा नाम आ गया TBP। TBP हो गया बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और फिर हो गया टैप्स, TAF, ठीक है। ये है ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड फैक्टर्स, एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो ये सभी फुल फॉर्म है इन सबके, जो आपको मतलब बोलेंगे ना शुरू में, जो हमेशा बोलते हैं कि आप जैसे GTF देखें तो आप GTF नहीं बोले, आप इसे बोले जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। शुरू में अगर आप इसको फुल नेम से बोलते हैं तो आपको फुल नेम दिमाग में भी रहता है, और उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज करेंगे इसका, तो आप आराम से इसका फुल फॉर्म, फुल नेम जो है वो बोल सकते हैं। तो है जो मटेरियल्स है उनका क्या कैसे है, वो सभी चीजें आपको बताई जा रही है। अब अगला मुद्दा आया कि भाई इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज और उसके एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है। अभी हम लोग बेसिकली mRNA को देखकर चलेंगे, तो हमारा जो भी मेन पॉइंट होगा वो RNA पॉलीमरेज 2 होगा, ठीक है। और हम लोग अलग से इसको देखें। अगर RNA पॉलीमरेज 2 को हम लोग देखें तो पहला ये होता है कि एक होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम के साथ 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम आयन या फिर 2 मॉलिक्यूल जिंक आयन मौजूद रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये को फैक्टर या को एंजाइम। तो एंजाइम के साथ अगर इस तरह का पार्ट जो कि एंजाइम नहीं होता है वो अगर जुड़ जाए, देन दिस इज कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है। सेकेंड क्या होता है कि ये प्रोसेसिव होता है। प्रोसेसिव कहने का मतलब होता है कि एक बार यह शुरू करेगा तो एंड करेगा, ये ना कहते हैं क्या कि इसको कि सिंगल हैंडेडली कंप्लीट द इंटायर प्रोसेस, मतलब पूरे प्रोसेस को ये अकेले ही कंडक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ सम एसोसिएटेड प्रोटीन। तो शुरू भी यही करेगा, इनिशिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक ये कंडक्ट्स इंटायर प्रोसेस फ्रॉम initiation to termination, from the initiation to the termination। तो शुरू से लेके अंत तक ये पूरे प्रोसेस को करता है, ऐसे हम लोग प्रोसेसिव कहते हैं, ठीक है। और इसको जरूरत है, नीड्स, इसके क्या नीड्स हैं, GTF, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, TBP,
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि 2 ग्रुप है, टैप्स, ये सब इसको चाहिए, सबकी मदद इसको की दरकार है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर ये नहीं कर सकता। अब क्या है कि हम लोग जब प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है, अगर इस बात को देखें तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो कोई प्रोटीन उसके साथ नहीं होता है, मतलब डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, कोई हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ डीएनए के साथ क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो अब ये तो कंडीशन बदल गया, अभी तक ये सिर्फ डीएनए था, ठीक है, अब अगर नहीं, डीएनए जो है उसमें बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन्स भी है, और यहाँ बीच में क्या है, बीच में हिस्टोन प्रोटीन। इस कलर से मैंने क्या दिखाया, हिस्टोन प्रोटीन दिखाया है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये कंडीशन एकदम आइडेंटिकल कंडीशन नहीं है प्रोकैरियोट। जब यहाँ पर काम करना होगा तो हिस्टोन प्रोटीन को भी मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं काम होगा। अभी एक डायग्राम बना हुआ है जो आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रोमोटर साइट, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से एक वैलिड ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, इससे पहले सब कंसेंसस सीक्वेंस है। ये जो आपको पैरेलल रेलवे लाइन दिख रहा है ये बताता है कि इसके बीच में और भी बहुत जगह है, लेकिन हम इसको सिकोड़ कर एक जगह ले आए, छोटा किए। अब सब ये अलग अलग एरिया है जिसका नाम बना हुआ है, इसके साथ करस्पॉन्डिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हम दिखा देते हैं, लाइक यहाँ पर TF2B। ये आपको, ये तो अभी इतना डिस्कस होगा कि आप एकदम आराम से दिमाग में रहेगा। ये हो गया INR के पास हो गया TF2T, सबके बारे में पढ़ना है। और TP के पास हो गया TF2D, ये भी यहाँ पर, ये प्रोमोटर सीक्वेंस है। जैसे -35 एलिमेंट, -10 एलिमेंट देखते हैं, उसी तरह का ये एलिमेंट है। यहाँ पर जो BRE है, BRE जो है ये एक एलिमेंट है और ये GC रिच होता है, GC रिच, ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है। अगर आप यहाँ पर टाटा को देखें, यह AT रिच होता है। अगर आप इनिशिएशन पॉइंट को देखें जहां से शुरू होता है, AT रिच होता है। बट DPE जो है ये अभी बहुत ज्यादा ऐसे एक्सक्लूसिव बना हुआ नहीं। जो BRE है उसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट, रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट, इससे हम लोग बोलते हैं BRE। B स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, B 2B, R फॉर रिकॉग्नाइजेशन, F फॉर एलिमेंट। ठीक है, टाटा तो सबको मालूम ही है कि ये टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स। INR जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं इनिशिएटर एलिमेंट,
इनिशिएटर एलिमेंट, इसमें IN और ये R यूज किया जाता है। और DP जो है वो हो गया डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, प्रमोटर एलिमेंट DE। आप सबको हम सिखाए हुए हैं कि जो 0 पॉइंट होता है, मतलब ये पॉइंट होता है, इससे पहले का जो रीजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, धारा से पहले। और जहां से 0 मतलब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, वैलिड ट्रांसक्रिप्शन, उसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इसी से ये नाम पड़ा उसका, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। यह जो है इसका नामकरण है और यह इसके बताता है कि जो BRE है वह GC रिच है, जो टाटा है T रिच है, और जो INR है वो भी AT रिच है। AT रिच होने से क्या होता है कि वो आराम से खुल सकता है ना, आराम से वो खुल सकता है, क्योंकि AT के बीच में 2 ही डबल बॉन्ड होता है, और GC रिच कंपैरेटिवली थोड़ा ताकतवर होगा क्योंकि उसके बीच में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो यह जो है अभी बेसिक जानकारी आपसे साझा की जा रही है। अब क्या कहते हैं, हमें कुछ अदर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी चाहिए होते हैं, अदर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। अगर अदर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में देखें, इनका नाम भी हम बताते हैं आपको। पहला, जैसे प्रोमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट, प्रोमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट PPE। ये प्रोमोटर के जो नजदीक होता है, प्रॉक्सिमल मतलब होता है नजदीक, और डिस्टल मतलब होता है दूर। तो जो प्रोमोटर के नजदीक होता है उसे हम लोग प्रोमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट। दूसरा, जैसे डाउन स्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंस था, उसी तरह से अप स्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंस है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं UAS। और थर्ड में जो है वो होता है साइलेंसर। साइलेंसर्स जो होते हैं, साइलेंसर्स वो क्या काम करता है, किसी भी आवाज को, जैसे आवाज को रोकने के लिए साइलेंसर, उसी तरह से किसी जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए साइलेंसर्स का यूज होता है। उसके अलावा बाउंड्री एलिमेंट्स, ऑब्वियसली कहाँ शुरू होगा कहाँ खत्म होगा, एक नापी जोखी तो होना चाहिए ना। ये सभी बाउंड्री एलिमेंट्स जो हैं वो बताएंगे कि कहाँ से शुरू होना है कहाँ खत्म होना है। और तीसरा जो है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब होता है जिससे कोई चार्ज मूव ना कर सके। यहाँ पर इंसुलेटर कैसे इन सब का उपयोग होता है ये सभी हम लोग आगे सीखेंगे। अभी तो इनसे परिचय हो रहा है, अभी तो इन सब चीजों से हमारी दोस्ती हो रही है। चलिए बोलिए जी, काफी नए नए चीजों को आप लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन भी आता है ना, तो इन सबको यूज करके आता है। ठीक है, इसलिए हम हमेशा विद्यार्थियों को कहते हैं कि ये सब चूंकि नया नाम होता है, सामान्यतः ज्यादातर विद्यार्थी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पर ही ध्यान देता है, यूकैरियोटिक पर उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो पहले इन सब चीजों के साथ दोस्ती करनी होगी जो हम आपको करवा रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमको ये सब टर्म से पूरी तरह से रूबरू हो जाते हैं। अच्छा, ये GTF क्या है, ये फिर हमें आसानी होती है चीजों को डिस्कस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक टर्म है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आइए इसके बारे में लोग थोड़ी जानकारी विकसित करते हैं। क्या है ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स? कोई भी काम शुरू होने से पहले का, हम कैसे बोलते हैं कि सब्जी बनाना हो तो पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। सब्जी खरीदना, धोना, काटना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री वर्क। जैसे हमें एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, हमें पहले से ही बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाकर हम कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है और इसी बात को हमको समझना चाहिए कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बनता है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज 2, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और डीएनए तो होंगे ही, डीएनए टेम्पलेट, ये तीनों एक साथ मिलकर जुड़ते हैं। जुड़ने से एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और इनका रोल क्या होता है? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का रोल क्या होता है? कुछ काम होता होगा, ऐसा ही तो नहीं बन जाता। पहला होता है टू बाइंड विथ प्रोमोटर, प्रोमोटर के साथ जुड़ना। दूसरा इसका काम होता है मेल्टिंग ऑफ डीएनए, मतलब आप समझते हैं कि डीएनए खुलेगा और आई या बबल बनेगा, मेल्टिंग ऑफ डीएनए। और तीसरा काम होता है कि एस्केप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 फ्रॉम प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो प्रोमोटर से निकलकर आगे बढ़ेगा, इसकी व्यवस्था भी इसको करनी है। ऐसा नहीं कि पता चला प्रोमोटर रीजन में ही अटका पड़ा हुआ है। तो ये इंटायर काम जो है वही यह करता है। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में अगर हम जानकारी लें, ये एक ऐसा प्रोटीन है डीएनए के माइनर ग्रुप से बाइंड करता है। इट बाइंड्स टू द माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए, माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए। पहला चीज है कि किस ग्रुप से जुड़ता है? माइनर ग्रुप से, ठीक है। और इसका कौन सा हिस्सा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का कौन सा हिस्सा जुड़ता है? इट बाइंड्स टू माइनर, ठीक है ना। ये जो इट बाइंड्स है ना, ये इसका एक्चुअली बीटा शीट है। ये बीटा शीट जो है ये इंसर्ट कर देता है किसमें? डीएनए के माइनर ग्रुप में। तो एक डायग्राम से समझाते हैं। देखो, ये डीएनए बन गया। इस डीएनए में माइनर ग्रुप कौन सा है? इसे हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रुप है। ये माइनर ग्रुप है। तो जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर कहाँ जुड़ेगा? ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है और ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर माइनर ग्रुप में जुड़ेगा। ये अपना हुक्स निकाला, क्योंकि प्रोटीन है ना ये, अमाइनो एसिड का साइड चेन निकाला और कहाँ जुड़ा? ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन माइनर ग्रुप पर जुड़ा, टीवीपी। माइनर ग्रुप पर जुड़ने के बाद ये क्या करता है? डीएनए के उस हिस्से को ये फ्लैट कर देता है। देखना, सभी हम डायग्राम बना रहे हैं, आप गौर करिए विद्यार्थियों।
टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया, इस पूरे हिस्से को इसने एक फ्लैट, मतलब जो कर्व था ना, कैसे टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं करके इसको पूरी तरह से स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया खींच कर। यही टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का काम। ये अगर यहां पर नहीं जुड़ेगा तो फिर काम हो नहीं पाएगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज ये सभी ठीक से काम करेगा नहीं। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है माइनर ग्रुप में जुड़ा, ठीक है, और ये क्या करता है, रोल क्या होता है इसका, रोल ऑफ टीबीपी। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का रोल ये होता है कि वाइडेंस एंड फ्लैटन द माइनर ग्रुप, वाइडेंस एंड फ्लैटन द माइनर ग्रुप। ये माइनर ग्रुप को चौड़ा और चिपटा कर देता है, मतलब जैसे ऐसे था ना माइनर ग्रुप, ये माइनर ग्रुप है, इसको क्या कर देता है, वो चिपटा कर देता है, लाइक ऐसे। तो ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ऐसे जुड़ा यहाँ पर मदद से, और ये इसको इस तरीके से चिपटा कर देता है, ठीक है, जो टेढ़ा था वो चिपटा हो गया। तो पहला ये बात हो गई, इसको पूरी तरह से चिपटा कर देता है। और फिर क्या करता है ये कि डीएनए को लगभग 80 डिग्री एंगल पर, जो ये चिपटा करता है ना, ये लगभग 80 डिग्री एंगल पर ये उसको चेंज करता है। डीएनए जो है बेंड करता है, 80 डिग्री एंगल, ये बेंडिंग एंगल ऑफ डीएनए, बेंडिंग एंगल मतलब इतना मुड़ जाता है डीएनए, जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जब इसके साथ जुड़ता है, ठीक है। जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, इस हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे इस डायग्राम को दिखा रहे हैं, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, वहां रेड कलर से कहीं ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। इसके एंड में दो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, जो इस काम को करते हैं, और उन्हें हम लोग बोलते हैं फिनाइल एलानिन। क्या कहते हैं, फिनाइल एलानिन, PHE फिनाइल एलानिन। और ये जो फिनाइल एलानिन है, ये इसको पकड़कर इस तरह से रखता है, ये मतलब सीधा हो जाए, ठीक है। जो ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस भी 80 रीच होता है, 80 रीच होता है। तो इसको आराम से ओपन, मतलब फ्लैट करके इसको ढीला कर सकता है, क्योंकि टाटा मतलब क्या हो गया, टाटा बॉक्स मतलब क्या हो गया, T80 A80, ये 80 रीच होता ही है। ये टीबीपी प्रोटीन का काम।